लगभग तय ही है कि 5 सीटें भाजपा और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस की आ रही है। किसान का एक जो फैक्टर था वो यहाँ पर जो है वो भाजपा के लिए जो है वो विपरीत रहा है। सीएम को बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ और जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बिल्कुल रही है और उससे भाजपा को नुकसान हुआ है। तीसरा, जाट वोटों का ध्रुवीकरण। हरियाणा में इस बार मोदी फैक्टर नहीं चला है बिल्कुल भी। अब ये लोकसभा का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं अब जो आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उस पर भी असर डालेगा। निश्चित तौर पे इस जनादेश में जो है वो एक संदेश है अगले जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के नतीजे आज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पूरा सिनेरियो हमने देखा, पूरा जो चुनाव हुआ और चुनाव के बाद में जिस तरह की रैलियां हुई, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो पिछली बार भाजपा ने जो 10 सीटें जीती थी, कहीं ना कहीं इस बार भी वो जीत का दावा कर रही थी। देखा जा रहा था कि हर नेता, हर मंत्री ये दावा कर रहा था कि भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीट और करनाल का एक जो उपचुनाव की जो सीट है वो 11 कमल के फूल खिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। अब क्या सही में कमल का फूल खिल रहा है सारी सीटों पे, और क्या करनाल उपचुनाव भाजपा जीत रही है? इस पूरे चर्चे पे बात करने के लिए हमारे साथ में हरियाणा के संपादक विजय गुप्ता जी हमारे साथ में है। उन्हीं से हम जानेंगे कि हरियाणा का क्या माहौल चल रहा है और कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सर, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा का जो पूरा सिनेरियो है? पिछली बार भाजपा ने पूरा क्लीन स्वीप किया था, इस बार कहीं ना कहीं वो आंकड़े सामने नजर नहीं आ रहे। देखिए, हरियाणा का ये जो नतीजा आ रहा है 5-5 पर है और लगभग तय ही है कि 5 सीटें भाजपा और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस की आ रही है। बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित नहीं है चंद्र प्रकाश ये। जैसा हमने पिछला भी जो बातचीत की थी उसमें ये मान ही रहे थे कि और एग्जिट पोल जो पूरे देश भर के उसमें गलत हुए हैं, थोड़े सटीक यहाँ पर रहे हैं कि 7-3 तो तय ही मान रहे थे और उसमें यह था कि 1-2 ऊपर नीचे हो जाएगी। तो 5-5 जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि भाजपा का जो भी दावा रहा हो, हर सीट अपना हर पार्टी अपना दावा करती है, लेकिन ग्राउंड पे यही था कि भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। हम लोगों ने लिखा भी और वो जगह जगह नजर आती थी। इनको भाजपा के नेताओं को जो है वो गांवों में जाने नहीं दिया जा रहा था। किसान का एक जो फैक्टर था वो यहाँ पर जो है वो भाजपा के लिए जो है वो विपरीत रहा है। किसान आंदोलन से प्रभावित सीटें जैसे सीधे सीधे अंबाला रही है, सिरसा रही है और हिसार रहा है, जहाँ पर किसान आंदोलन का प्रभाव था, वहाँ पे भाजपा हार गई। और अंबाला तो क्योंकि ये इधर से जो किसान पंजाब की ओर से आते थे तो प्रभावित रहा है। एक तो ये था। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी इन्होंने भांप ली थी, और लेकिन मुख्यमंत्री को बदलना जो है वो बहुत फायदेमंद नहीं रहा। उसकी 2 वजह रही कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि खासतौर पे कई वर्ग थे, जैसे गांवों में जो सरपंचों का जो इशू था उनका था कि उनकी शक्तियां कम कर दी गई हैं, ई टेंडरिंग वगैरह की जो उनका वो किया गया, लिमिट्स उस पर कर दी गई। तो उनके आंदोलन जो है या नाराजगी जो है काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। कर्मचारियों के आंदोलन होते रहे, तो सरकार जो है उनको सही समय पर जो है वो शांत नहीं कर पाई या उनको कन्विंस नहीं कर पाई, उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाई और मुख्यमंत्री बदलने में शायद देरी कर दी, या ये कह सकते हैं उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नायब सिंह सैनी को बनाया गया लेकिन वो सिर्फ चेहरा बदल दिया गया। तमाम सरकार तो वही रही और उसके इमीडिएटली बाद जो है वो लोकसभा चुनाव आ गए। तीसरा जो है कि जजपा के साथ जो गठबंधन तोड़ा, तो ये था कि जाट वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसको भाजपा जो है वो रोक लेगी, क्योंकि जाट वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में कभी नहीं होता है। और जजपा जब साथ थी तो ये था कि शायद जाट वोट नहीं आएंगे, तो जजपा अलग हो जाएगी तो जाट वोट बट जाएगा। जो कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है जाट वोट, वो जजपा को चला जाएगा। लेकिन जजपा की अपनी ही स्थिति ऐसी हो गई, उनके विधायक ही इंटैक्ट नहीं रहे और सरकार में रहते हुए भी जजपा की जो परफॉर्मेंस रही, तो जजपा एक तरीके
से वोटरों के मन से उतर गई थी। तो जाट वोट जो है वो जजपा को नहीं गया। तो वो जो ध्रुवीकरण को तोड़ना चाह रही थी भाजपा के बट जाएगा जाट वोट, वो नहीं बटा और जाट वोट जो है वो कांग्रेस को ही गया। और उसका सीधा सीधा असर आप देखिए, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा बहुत बड़ी लीड ले जा रहे हैं, 2.5 लाख से ऊपर की, है ना। जाट वोटों का असर जो है वो सोनीपत सीट पर, सोनीपत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी हम उस पर बात करेंगे। और हिसार में भी जाट उसका जो है वोट, जाट वोट बैंक का असर नजर आ रहा है। तो 3 मतलब ये मेन चीजें रही कि सीएम को बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ और जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बिल्कुल रही है और उससे भाजपा को नुकसान हुआ है। तीसरा, जाट वोटों का ध्रुवीकरण। चौथा जो था कि 5 कैंडिडेट्स इन्होंने बदल दिए, 10 में से 5 कैंडिडेट्स बदल दिए और कुछ एक कैंडिडेट उसमें ऐसे रहे जैसे सिरसा से जो है वो अशोक तंवर को दे दिया गया, जो जिनके बारे में यह कि उनका इतने दल उन्होंने बदल लिए हैं। तो कैंडिडेट्स जो बदलाव तो किया गया, जबकि कांग्रेस जो है उसने देर से कैंडिडेट दिए, लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशियों का चयन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। बहुत स्ट्रेटेजिकल उन्होंने किया, जैसे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करी। सोनीपत में ब्राह्मण कैंडिडेट जो है वो भाजपा के रहे बड़ोली, उन्होंने ब्राह्मण ही कैंडिडेट दे दिया। जनरली ये होता है कि उन्होंने ब्राह्मण दिया तो वो जाट दे देते, इन्होंने इसलिए कि ब्राह्मण के अगेंस्ट ब्राह्मण कैंडिडेट दे देंगे तो ब्राह्मण वोट बढ़ जाएगा, जाट वोट वो तो भाजपा को जाएगा नहीं, वो कांग्रेस को आएंगे। तो कांग्रेस ने ये सोशल इंजीनियरिंग किया कि ब्राह्मण वोट भी काट लिया और जाट वोट तो उनको आना ही है वो कर लिया। दूसरा, जींद से कैंडिडेट दे दिया, तो 3 जो है वहाँ जो कंस्टिट्यूएंसीज है वो प्रभावित हो जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेटेजिक जो है इन्होंने वो किया। और हालांकि भाजपा ने जो है जैसे पन्ना प्रमुख उस तक के इनके जो है वो सभाएं हुई और सारे विधानसभा क्षेत्रों में मनोहर लाल जी और नायब सिंह जी ने खुद रैलियां करी जाके। जबकि कांग्रेस की उस तरीके से इनका एक तो संगठन नीचे तक तैयार नहीं हो पाया, संगठन ही चुनाव तक तैयार नहीं हो पाया। दूसरा जो है वो गुटबाजी वो अंत तक देखने को मिली। हुड्डा गुट जो है वो अलग रहा और जैसे शैलजा और उसके वहाँ कोई नहीं गया। तो और रणदीप सुरजेवाला वो बहुत ज़्यादा नज़र ही नहीं आए, है ना। किरण चौधरी उनके अपनी जो है वो नाराजगी थी। तो गुटबाजी के बावजूद और संगठन ना होने के बाद भी कांग्रेस 5 जो है वो सीटों पर जो है लगभग उनकी जीत जो है वो तय है। और करनाल की जैसे हम बात कर रहे हैं तो करनाल में नो डाउट के एक हो ही जाता है कि जहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं और ये माना जा रहा है कि मतलब वोटरों को एक ये कर दिया गया कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तो मनोहर लाल कोई अच्छे पोर्टफोलियो पे हो सकते हैं। तो वहाँ पर और पंजाबी जो एक, क्योंकि हाँ करनाल जो है वो पंजाबी वोटरों का भी बड़ा वो है, तो उसका उनको फायदा हुआ है। और दोनों नायब सिंह सैनी भी जो उपचुनाव जीत रहे हैं और मनोहर लाल भी लगभग चुनाव जीत चुके हैं, तो वो तो जो है वो पहुंच रहे हैं संसद में। और गुड़गांव में बड़ा रोचक ये हुआ, वहां पर पहले राजबब्बर आगे, पहले राव इंद्रजीत थे, फिर राजबब्बर आगे हो गए कांग्रेस के, क्योंकि वो पंजाबी वोटर्स वाला जो शहरों में है वो प्रभाव रहा। लेकिन अभी फिर से राव इंद्रजीत आगे जो है वो है। तो इस तरीके से हम अंबाला में जैसे बात कर रहे थे कि अंबाला में मोदी की रैली हुई लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। हरियाणा में इस बार मोदी फैक्टर नहीं चला है बिल्कुल भी। और आप ये देखिए कि सोनीपत में, गोहाना में, वहाँ पर मोदी की रैली हुई, वहाँ पर भी भाजपा हार रही है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि मोदी का कोई फैक्टर जो है हरियाणा में नहीं रहा है ना। अंबाला में इनका था कि रतनलाल कटारिया जो सांसद थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी को, बंतो कटारिया को टिकट दिया गया कि सिंपैथी वेव आ जाएगी। लेकिन वहाँ पर वरुण मुलाना जो है वो अभी वर्तमान में विधायक हैं और उनका अपना व्यक्तिगत जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी रही है, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके साथ एक ये प्लस फैक्टर रहा कि दोनों गुट, मतलब वो शैलजा गुट की भी चॉइस रहे और हुड्डा गुट की भी रहे, तो कांग्रेसी एक तरीके से उनके लिए पूरा एकजुट रहे। तो अंबाला सीट भी मोदी और उनकी रैली और शहरी वोटर, दूसरा यहाँ पर जैसे
भाजपाई जो है वो ज़्यादा निकले ही नहीं भाजपा नेता। अनिल विज वो कहने को ऊपर से थे, लेकिन ये सब जानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं उनके मन में वो मलाल रहा, या उनके वर्कर्स वो जानते थे कि उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया या हुए हैं, है ना। तो वो एक फैक्टर जो है वो भी यहाँ पर रहा है। सिरसा में शैलजा अपने आप जो है वो काफ़ी उनकी परंपरागत सीट रही है, पुरानी सीट रही है, हालांकि काफ़ी समय बाद वो वहाँ से लड़ी, लेकिन शुरू से ही पहले दिन से माना जा रहा था कि उन्होंने अच्छी जो है वो फाइट दी है। हाँ, और भाजपा के जो कैंडिडेट हैं अशोक तंवर, वो उनकी कहीं क्रेडिबिलिटी एक क्राइसिस जिसको बोलते हैं ना, एक विश्वसनीयता का संकट, वो उनके सामने था कि ये तो दल बदलते रहते हैं। तो सर वो जो हिसार का ये जो पूरा जो सिनेरियो बैठ रहा है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, हिसार में भी हम ये मान सकते हैं कि जाट फैक्टर जो है वो काफ़ी काम कर गया, क्योंकि दोनों जाट कैंडिडेट्स हैं, और लेकिन जो है वो भाजपा की ओर, मतलब रंजीत चौटाला हालांकि खुद जाट हैं, लेकिन भाजपा की ओर जो है वो जाट वोट नहीं गया है, जो कि जयप्रकाश की ओर आया। इसके बावजूद, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह, उनकी थोड़ा सा माना जाता है कि नाराज़गी रही है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस वहाँ पर परफॉर्म करती नज़र आ रही है, और लगभग सीट ये माना जा रहा है कि वो निकाल लेंगे। तो सर ये जो पूरा अभी ये लोकसभा का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं अब जो आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उस पर भी असर डालेगा? निश्चित तौर पे इस जनादेश में जो है वो एक संदेश है अगले जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए, सीधा सीधा के सरकार के प्रति वोटरों की बहुत नाराजगी है। और कांग्रेस अगर संगठित ना होते हुए भी, और पूरा संगठन ना होते हुए भी, अगर इस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो ये खतरे की घंटी है भाजपा के लिए। क्योंकि अगर हम वोट शेयर की बात करें, तो वोट शेयर जो है वो पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा का 58% था, जो कि अभी घटकर 46% पे आ गया, और कांग्रेस का जो है वो 28% था, जो कि अभी 44% आ गया। तो 46 और 44, मतलब 46 पॉइंट कुछ, लगभग 2% का गैप रह गया, जो कि पहले 58 और 28 30% का था, है ना। तो इतना वोट शेयर जो है वो कम हो जाना, ये निश्चित तौर पे जो है उनके लिए खतरे की घंटी। और मार्जिन जो है, कुछ एक सीट्स को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस की मार्जिन ज़्यादा है। मनोहर लाल वो अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन बाकी आप चाहे दीपेंद्र हुड्डा देख लें, चाहे शैलजा देख लें, काफ़ी बड़े मार्जिन से ये जीत रहे हैं। तो आने वाले समय में, क्योंकि 3 या 4 महीने बाद ही होने हैं विधानसभा के चुनाव भी, तो निश्चित तौर पे भाजपा के लिए ये काफ़ी खतरे की घंटी है। हाँ, हरियाणा की स्थिति अब आपने जान ली कि कहाँ पे भाजपा ने अपनी गलती की, और किस तरह से संगठन मजबूत ना होते हुए भी कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली, और कहीं ना कहीं अब ये नतीजा साफ हो गया है कि कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है और भाजपा कितनी सीट जीत रही है। अब ये पूरा नतीजा जो सामने आया है, उसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, वो तो विधानसभा चुनाव में पता ही लग जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।